नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी एकदम ही अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पे जी सीरीज में, जहां पर अपन नीट की तैयारी बहुत जोरों तोरों से कर रहे हैं। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। हाँ जी, तो पिछली वीडियो देखी कि नहीं, जिसमें अपन ने मास एक्शन के बारे में बात करा था, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करा था कि भैया वो कैसे अटेन होता है। मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के कि रेट अगर कांस्टेंट हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, सेम हो जाए तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आज अपन उससे ही थोड़ा सा आगे बढ़ के बातें करेंगे। ठीक है, अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिएक्शन कोशेंट। अब ये क्या होता है इसके लिए देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, रिएक्शन कोशेंट की। रिएक्शन कोशेंट होता क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर कोई भी रिएक्शन है, मान के चलो A प्लस बी बना रहा है C प्लस डी, मान लिया हमने, ये एज्यूम तो अपन करते ही रहते तो वो कर लिया। ठीक है, अब ये कोई भी रिएक्शन है, मैं अगर इक्विलिब्रियम टाइम पर, ठीक है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम हो, तब मैं रिएक्शन ना देखूं, तब मैं रिएक्शन ना निकालूं, ठीक है, और मैं कभी भी निकाल लूं। ठीक है, चलो चालू हुई, मैंने तुरंत निकाल लिया। रिएक्शन निकालना है, कंसंट्रेशन की बात करना है, तब उसको बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट। ये कैसे निकालते हैं, देखो यहां पर इक्विलिब्रियम में अपन कैसे निकालते थे, अगर मैं बताऊं कैसे शो करते थे। अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं तो अपन C लिखेंगे, प्रेशर की बात कर रहा हूं तो P लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो X लिखेंगे या फिर चाई लिखेंगे। ठीक है, XC की बात करूंगा तो क्या आएगा, मतलब KC की बात करूंगा तो यह आएगा मास एक्शन ऑफ C, ये D कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन यहां पर कहानी ये है कि ये बात किस पे हो रही है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम का अटेन हो जाना मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है, यहां पर रेट जो हैं वो सेम हो गए। रेट सेम हो गए मतलब कि रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गई रेट ऑफ फॉरवर्ड, वाइस वर्सा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, जैसे लिखना। ठीक है, ये हो गया। चलो, लेकिन जब ये ना हुआ हो, समझ रहे हो ना, जब ये कंडीशन आई ही ना हो और उस टाइम पे अगर मैं कंसंट्रेशन किसी भी चीज की निकाल रहा हूं तो उसको बोला जाता है QC। अब समझ में आ गया। ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेशन किसका, किसी भी कंसंट्रेशन का अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो उसको बोल सकता हूं QC। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन मैंने बोली अपने ऐसा समझने के हिसाब से। तो QC क्या हो जाएगा, सेम ही होगा C अपॉन D, मतलब A और B, C अपॉन D नहीं, CD अपॉन A अपॉन B। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं QC। ठीक है, इतना इजी तो था, इसमें कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछेगा कि क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ कौन सी रिएक्शन है, K आपको गिवन होगा, K क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो आपको गिवन होगा। ये पूछेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो आपकी रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, आगे मतलब फॉरवर्ड, पीछे मतलब बैकवर्ड, तो आपको बताना होता है। इसके लिए Q आपको गिवन होता है, K आपको गिवन होता है, K है ना, QC आपको बताना होगा। सिंपल सी बात है, क्या, ध्यान सुनना। इस इक्वेशन को देख रहे हो आप सभी अच्छे से, है ना, तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर देता हूं तो आपको अच्छे से भी दिखेगा। अगर QC ज्यादा हो गया, QC अगर ज्यादा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर C और D भी ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि QC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो QC, देखना है ना अच्छे से, QC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर चाहूं तो लिख सकता हूं ऐसा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, पूरा दिख रहा है ना, ए बी सी डी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। सही है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा। अब देखो, अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा है, ठीक है, चलो अब अभी तो बताता हूं, अगर QC की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, कहीं भी ज्यादा, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम होगा,
ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, अब इक्विलिब्रियम में लेके आना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक चीज ज्यादा है एक चीज कम है। इक्विलिब्रियम कब बनता है, जब दोनों चीज सेम हो जाए। मतलब इसको रोकना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कहां जाएगी, बैकवर्ड में, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर QC छोटू सा है, QC छोटा है, ये छोटा है, तो प्रोडक्ट भी छोटा। प्रोडक्ट मतलब कम, तो प्रोडक्ट हो गया कम, प्रोडक्ट हो गया कम। और दिख ही रहा है, अगर ये छोटा तो ये बड़ा, तो रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट ज्यादा तो कहां जाएगी ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है, क्या इसमें कुछ गलत है, नहीं ना। तो आपको ऐसे ही पहचानना पड़ेगा। अब यहां पर एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर दो एरो दिख रहे हैं, ये दोनों की दोनों यहां पे आके रुक रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर K और Q जो है वो दोनों इक्वल है। मतलब ये कहां की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट की। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, मार्क कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये किसकी बात हो रही है भैया, इक्विलिब्रियम की। हर रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम पे आके बैठ जाए। ठीक है, जितना उसका रेट प्रोडक्ट साइड पे है उतना ही उसका रिएक्टेंट साइड पे हो, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड पे। ठीक है, वो चाहते हैं। अब उनको ये अटेन करनी है, कैसे करेंगे, K ज्यादा Q छोटा, Q छोटा तो क्या होगा, देखो Q अगर छोटा होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेंगे। प्रोडक्ट कम कब बनेंगे, जब रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे। रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, आपको कहां पे जाना पड़ेगा, आगे साइड, तो रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगा। तो क्या होगा, उसको वो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर समझते हैं आगे, अगर मान लो Q आपका बड़ा है, Q ऊपर है, बड़ा है, K छोटा है, Q बड़ा, प्रोडक्ट ज्यादा, तो रिएक्शन क्या होगी, उल्टी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो नहीं समझ में आया, अभी एकदम अच्छे से आने वाला है। ये समझ में आ गया ना, कैसे समझते हैं। QC कब निकालते हो, जब इक्विलिब्रियम टाइम पर ना निकालना हो अपन को। ठीक है, कोई भी टाइम पे, ठीक है, आपको जो चूज करना है वो, उसको अपन क्या बोलते हैं, QC बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूं आपको एकदम ही बहुत ही अच्छे अंदाज में। इसको QC से शो करा जाता है भाई, तो इसको लिख लेते हैं जरा, QC, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट। चलो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। क्या हो रहा है, ये A है, ये प्लस B है, ये आगे गई, तो इसको क्या बोलूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड। क्या बना रहा है भैया, ये C प्लस D बना रहा है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कब होगा, जब रिवर्सिबल होगी, आगे पीछे दोनों साइड जा सके, तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन होता है ना। चलो अब ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ठीक। ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये कब अटेन होगा, K पर K पे अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि अगर QC की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ QC क्या आ गई, कम आ गई। QC की जो वैल्यू है वो अपन मान के चलते हैं, वो क्या आ गई, कम आ गई K से। QC क्या होता था भैया, QC होता था, ये होता था, देखो CD कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A और B, ब्रैकेट को बोलते हैं एक्टिव मास, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनके आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए इसकी पावर 1 चल रही है ना। अब देखो QC अगर क्या है, छोटू सा है, QC छोटा है, ध्यान सुनो, QC छोटा है। अगर QC छोटा हो गया तो रिएक्शन क्या होंगे, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज ज्यादा है तो रिएक्शन तो करेगी ही करेगी, और अगर रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट और बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो यही तो लिखा है, देखो यहां पर क्या होगा, QC अगर यहां पर छोटू सा है, छोटा है QC, तो देखो रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड फॉर्मिंग मोर प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, रिएक्शन छोटा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे बढ़ेगा, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहां पे लिख देता हूं मैं, QC इज स्मॉलर देन KC, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी आगे, प्रोसीड नहीं लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन कहां पर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या फिर आप लोग सीधे इस पे QC स्मॉल लिख लो। अब अगर QC बड़ा है,
QC क्या है, अब बड़ा है K से, दिख रहा है QC बड़ा है, प्रोडक्ट क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई, कम करनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम अटेन करना है। ठीक है, इसका मतलब हमें इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम मिलेगी, रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होगी। अब इनको इक्वल कैसे करोगे, कम को और कम तो नहीं कर सकते, कम को ज़्यादा भी नहीं कर सकते, कैसे ही करोगे, ऐसे थोड़ी कर दोगे कि वहाँ पे जाके मिला दोगे। क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके क्या करेगा, रिएक्टेंट बनाएगा। तो कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट इधर आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कौन सी हो गई भैया, ये आ जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड आ जाएगी। और ये कौन सी आ रही थी, ये आ रही थी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर सब लोग लिख लेंगे कि QC जो है वो छोटू सा है। क्लियर, चलिए ठीक है। अब अगर QC जो हो गया वो इक्वल हो गया KC के लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे C नहीं लिखा हुआ है मैंने, अगर C लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो लिख ही देता हूं आप सभी के लिए, ये लो। ठीक है, अब QC इक्वल है KC के, देखो ये इक्वल है KC के। KC क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे होता है ना, तो मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। सेम होगा तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, स्टिल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रखूंगा, मैं बोलूंगा कि रिएक्शन क्या होगी, स्टिल होगी। स्टिल का मतलब है कि वो कहीं प्रोसीड नहीं होगी, वो ज्यों के त्यों बैठी रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया इतना, बहुत इजी था QC और KC के बारे में रिलेशन। अब अगर आपको वैल्यू दे दी जाए तो आप निकाल लोगे बहुत इजीली। ठीक है, चलो याद रखना K की वैल्यू है ज़्यादातर गिवन रहती है, निकालना बहुत ही मुश्किल से पड़ेगा, है ना। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अपन को बात करनी है कुछ कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, जो कि लगते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि K का जो है आप इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो भैया, क्या होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से शो करते हैं, मान के चलते हैं ये सिर्फ कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो KC लिखना पड़ेगा। KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सर ये तो आता है हमें, और बताता हूं ना। अब ये तुमसे पूछेगा, सिर्फ इतना नहीं, ये बोलेगा आपको मैंने ये रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन का रिवर्स कर दो, इस रिएक्शन का रिवर्स कर दो और अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाओ। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा B बना रहा होगा A। ठीक है, अभी क्या है, अभी A जो है वो आपका प्रोडक्ट है और A क्या है आपका, रिएक्टेंट है। B प्रोडक्ट है और A क्या है आपका, रिएक्टेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया भाई, जैसे ही मैंने कर दिया इस रिएक्शन का रिवर्स, रिवर्स भी बोल सकता है वो, और अगर वो रेसिप्रोकल बोलना चाहे तो वो भी बोल सकता है, रेसिप्रोकल ये भी बोल सकता है, जो जो उसकी मर्जी रहे वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो, अब उसने बोला कि अब लिख के दिखाओ KC, तो KC क्या हो जाएगा भैया बताओ, KA डिवाइड बाय B। ठीक है, मान के चल रहा हूं ये रिएक्शन 1 है तो इसके लिए K क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर ये रिएक्शन 2 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 2। तो क्या अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो K2 है, इन दोनों को अगर मैं रिलेट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि जो K2 है वो रेसिप्रोकल है K1 का, लिख सकता हूं ना। देखो ये क्या होगा, A अपॉन B क्या होता है कुछ नहीं पता, लेकिन B अपॉन A तो हमारा क्या है, K1 है, तो ये 1 अपॉन K1 हो गया ना, 1 अपॉन K1 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे देगा। मान के चलो इसने क्या दिया, एक क्वेश्चन दे दिया कुछ भी, मान के चलो ये दिया, देखो H2 प्लस I2 बना रहा है 2HI। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके लिए हो सकता है कि वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे, गिवन दे। अभी बोलेगा कि इसका रिवर्स करो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के बताओ, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा वो। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन वो दे सकता है, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं इसका नॉर्मली कंडीशन पे K1 लिखना चाहूं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास HI का होल स्क्वायर क्यों हुआ, ये 2 जो है ना स्टोइचियोमेट्री पावर में चला जाता है, और ये H2 ये I2।
है कि नहीं। अब अगर उसने K2 बोला है कि रिवर्स कर दो इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये H2 इधर आ जाएगा, ये I2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये HI का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है ये उल्टा, एकदम उल्टा दिख रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया ए और बी का। लेकिन अगर इसके सामने कुछ प्रेजेंट हो गया फिर क्या करें, मतलब कि अगर स्टाइशियोमेट्री प्रेजेंट है, जैसे इसके सामने 2 थी, फिर क्या करें। तो चलो उसका भी उपचार है, उसको भी पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। अब इसके सामने आपको क्या दिख रहा है, ए के सामने अल्फा है, बी के सामने बीटा है। ठीक है, अब इसका बताओ KC कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। अगर मैं लिखना चाहूं KC नहीं लिख रहा हूं अभी, है ना, K लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि ये प्रोडक्ट है फिर से, और कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि ये रिएक्टेंट है वापस से। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके सामने बीटा है तो बीटा लिखो, इसके सामने अल्फा है तो अल्फा लिखो। क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो दोनों सेम ही बन गए, दोनों जो है वो सेम ही हैं, है ना। मान ऐसा लेके चलो, ये अल्फा हो गया, ये जो मिलके बना रहा है अल्फा बीटा। तब क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं K इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन, ये सेम है। स्टाइशियोमेट्री की जो स्टाइशियोमेट्री रहती है वो किस पे चली जाती है, पावर पे। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, अल्फा, इसको भी लिखूंगा अल्फा। क्लियर है। तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूं मैं, K इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखो, B की पावर A अल्फा। क्लियर, समझ में आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पीछे अपन ने क्या बनाई थी, इक्वेशन, सबको इक्वेशन बना के चल रहे क्या। चलो ये बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ये रेसिप्रोकल वाली। अब क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं K1, देखो K1, क्या मैं इसको लिख सकता हूं K इज इक्वल टू हो गया K1 की पावर अल्फा। तो इसमें से आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर कोई भी चीज अगर स्टाइशियोमेट्री में प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी चीज अगर स्टाइशियोमेट्री में प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वो पावर पे चला जाता है। क्लियर है, जिस चीज का इनटू होगा वो पावर पे चला जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। सर अब अगर डिवाइड हुआ फिर क्या करें, मान के चलते हैं यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है 1/अल्फा ए, 1/अल्फा बी। फिर क्या होगा, फिर भी सेम ही होगा। देखो अगर इसका इक्विलिब्रियम मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लेके चल रहा हूं K3, ये हो गया K4। K4 क्यों लिया, क्योंकि 1 और 2 अपन ने वहां पढ़ ली। ठीक है, K4 देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इन दोनों की पावर 1/अल्फा 1/अल्फा। ठीक है, तो देखो K4 क्या हो जाएगा, K4 इसको मैं लिख सकता हूं K1, तो ये K1 ये हो गया आपके पास टोटल 1/अल्फा। तो जो भी चीज इंटू हो रही है, जो भी चीज इंटू हो रही है वो डायरेक्ट उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। इतना भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देख लिया, एक देखा सिंगल रिएक्शन जब आपको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो, दूसरा देखा कि अगर मैं उसका रिवर्स कर दूं तो क्या बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रिएक्शन का रिवर्स हो या फिर उसको रेसिप्रोकल वो क्वेश्चन में दे दे तो आपको भी क्या करना है, उसका कांस्टेंट को भी रेसिप्रोकल कर देना है। क्लियर। चलो अब आगे, अगर मल्टीप्लाइड में प्रेजेंट है कोई भी चीज, या तो अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम आ गया, अगर उसका जो स्टाइशियोमेट्री है वो सेम है, ये आपका क्या है, सेम स्टाइशियोमेट्री है, तो आपको ऐसा करने को मिलेगा। बहुत आपको ऐसे कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। क्लियर। अगर 1/, में है, हाफ में है, डिवाइड में है, तो भी आपको क्या करना है, उसकी पावर ही पे चढ़ाना है। चलिए आगे। अब तो अपन ने एक का देखा था ना, अब अगर 2 रिएक्टेंट हो, पिछले अपन ने क्या देखे हैं, एक एक देखे, ये एक रिएक्शन है, ये भी क्या है अपना एक रिएक्शन है। अब अगर आपके पास 2 हों ऐसे A + B C + D बना रहे हो तो क्या करोगे, आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, इसके कई केसेस बनते हैं। A + B मान के चलो, अब मैं बना रहा हूं K, कौन सा 5, क्या बनेगा ये देखो, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, एक और चीज, अगर A जो है वो क्या बना रहा है आपका, B बना रहा है, अपन ने अभी देखा। ठीक है, तो K1 क्या हो गया था अपना, B/A।
अगर एक और रिएक्शन है जो सी और डी बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मान के चलूं मैं के एन लिख ले रहा हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, मतलब कि दो रिएक्शन है, उनका अगर मैं सम कर दूं, प्लस कर दूं, प्लस कर दूं तो ऐसा बनेगा ए प्लस बी सी प्लस डी। समझ में आ गया? ए यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ए सी बी डी बना रहा है। अब मैं अगर यहां पे ऐसा कर दूं कि ए और सी बना रहा है, देखो इस रिएक्शन को अगर मैं मैच करना चाहूं तो ए क्या बना रहा है, सी बना रहा है, और बी बना रहा है डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा आपके पास सी अपॉन ए। ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। फिर से समझ लो, दो रिएक्शन है मेरे पास, ए बना रहा है सी और दूसरी रिएक्शन है बी बना रहा है डी। क्लियर है? उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन ए, और Kn इज इक्वल टू डी अपॉन बी है। ये वाला K1 K2 K3 वो वाले भूल जाओ, अब ये नए वाले है ना। तो देखो अगर मैं अब नया वाला कांस्टेंट लिखना चाहूं तो K, मैं लिख रहा हूं उसको क्या, K5, Ka लिख देता हूं, Ka चलेगा ना। Ka इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, Ka नया वाला है इस इक्विलिब्रियम के लिए, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, K, देखो C अपॉन ए क्या है, C अपॉन ए है हमारा K1, तो मैं उसको लिखूंगा K1, ठीक है, इंटू D अपॉन बी क्या है, D अपॉन बी है Kn, ऐसा। तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है, जब कभी भी रिएक्शन का सम होता है, ठीक है, जब कभी भी रिएक्शन का क्या होता है, सम होता है, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब कि अगर मैं दो रिएक्शन को ले रहा हूं, फिर से सुन लो, दो रिएक्शन को ले रहा हूं, इनका मैंने सम कर दिया, ए प्लस बी सी प्लस डी, ऐसा कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे उनके खुद के, उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इजी है, बहुत इजी। चलो अब अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसका क्रॉस कर दूं, देखो क्रॉस मतलब क्या, कि मैं इसको हटा रहा हूं अभी, है ना, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि ए जो है वो सी बना रहा है और जो आपका बी जो है वो डी बना रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब एक नई रिएक्शन बनाऊं मैं, नई रिएक्शन क्या, ए प्लस डी जो हो जाए, ए प्लस डी हो गया अगर, ठीक है, और वो बना दे बी प्लस सी, सी प्लस बी या फिर बी प्लस सी, जैसे तुम्हें लिखना हो ऐसा, तो इसमें क्या हुआ भाई बताओ, इस रिएक्शन के लिए उसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बताता हूं मैं। अगर मैं, ध्यान से देखना, इस रिएक्शन का रिवर्स कर दूं, इस रिएक्शन को मैं देखो क्या कर रहा हूं, रिवर्स, तो आपको अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो कैसा देखेगा, देखो ए जो है वो तो सी ही बना रहा है, इसको मैंने टच भी नहीं किया, लेकिन इसका रिवर्स कर दिया तो डी जो है वो क्या हो गया, बी हो गया, हो गया। तो देखो अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के एन हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन के एन हो गया, रिवर्स किया है, पहले से ऐसी रिएक्शन नहीं थी, हमने करा है, तो 1 अपॉन के एन हो जाएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और इसका क्या रहेगा, इसका तो सेम ही रहेगा K1। तो अब अगर मैं इसको टोटल एक रिएक्शन में बनाना चाह रहा हूं, ऐसी वाली रिएक्शन में, देखो क्या हो जाएगा, K नया वाला, तो इसको B लिख रहा हूं, इज इक्वल टू जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ D। क्लियर? देखो Kb इज इक्वल टू क्या बन रहा है, Kb इज इक्वल टू बन रहा है C अपॉन A, क्या है हमारा, सेम ही है K1, ठीक है, इंटू है B अपॉन D है क्या, कुछ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तब 1 अपॉन के एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के एन। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि अगर मैं क्या करूं, कोई भी रिएक्शन जो है उसको मैं रिवर्स करके सम करता हूं तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, वो एक रेसिप्रोकल में आ जाता है, ठीक है। तो अपन ने टोटल ओवरऑल क्या क्या देख लिया वो देख लो एक बार वापस से, कुछ तो इजी थे तो आपको समझ में आ गए होंगे, जैसे कि ये वाला, इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको रिवर्स वाला बताया।
ए से अगर बी बन रहा है तो आपको जैसे बहुत नॉर्मल ये वाला तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/k1 हो जाएगा वो, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। आगे चलो, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है और अगर सेम है तो वो पावर पे चढ़ जाएगा, अगर डिफरेंट है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा β/α, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर वहां पे डिवाइडेड में है 1/α है, 1/α है, तो उसकी पावर भी 1/α ही हो जाएगी, यूं। क्लियर है। चलो अब यहां पर दिमाग लगाने वाली बात है, दो रिएक्टेंट हैं A+B C+D बना रहे हैं, ठीक है। देखो A+B मिलके C+D बनाए तो एक नॉर्मल जो है उसका क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो कंसंट्रेशन K वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा CD/AB होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CA को मैं लिख सकता हूँ K1 × मतलब मैंने क्या किया, अगर सम करना हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ, A के साथ D को करा रहा हूँ, C के साथ B को करा रहा हूँ, तो आपको रेसिप्रोकल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन रिवर्स हो गई, एक रिएक्शन रिवर्स हो गई, इसलिए। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना लिखो, फिर एक फैक्टर की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट। चलिए QC KC के बारे में देख लिया, लेकिन KC आप सभी को पता है K, लेकिन किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के। अगर यहां पर अपन टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता होगा K के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, log K2/K1 इज इक्वल टू होता है ΔH, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं, अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, और हम ये लेके चलते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। चलो अब समझते हैं थोड़ा। मेरे पास मान लो एक कंटेनर ही है, टेम्परेचर कुछ तो होगा, स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम होगा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो T2 आया वो तो बड़ा आएगा ना, समझ रहे हो। चलो देखो बताता हूं, यहां पर मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है। चलो इनिशियल टेम्परेचर को मैं T1 मान ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं हीट दे रहा हूं, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको मैंने T2 बोला है। इसीलिए मैंने आप सभी से क्या बोला कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। अपन ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलो सर ने क्या बोला, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब मैंने आपको अभी इक्वेशन लिखाते लिखाते एक बात बोली थी कि ΔH चेंज हो सकता है, समझते हैं थोड़ा। आइए यहां पर जरा गौर फरमाइएगा कि ΔH अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए बोल रहा हूं, एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो एग्जिट, एंडो अंदर, मतलब कि एंडोथर्मिक एक वैसी रिएक्शन है या फिर ऐसी टर्म्स है जिसमें हीट को आपको देना पड़ता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए यहां पर ΔH को अपन क्या बोलते हैं भैया, पॉजिटिव बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी, निकलेगी, तो ΔH यहां पर क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। अब इन सब चीजों के लिए समझते हैं अच्छे से। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा और कम किया तो क्या होगा, चलो समझो। एंडोथर्मिक ये है, एक्सोथर्मिक ये है। मैं मान के चल रहा हूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो इसके केस में देखो क्या बन जाएगा। अगर मैं इक्वेशन वापस लिखूं कि log K2/K1 तो चल ही रहा है, अब जो ΔH है वो उसको मैं पॉजिटिव ΔH लिख दूं, पॉजिटिव H लिख रहा हूं, ठीक है। डेल्टा लगा लेना, चेंज है ना, डिवाइड बाय 2.303 और ये R। सिंपल सी बात क्या है, ध्यान सुनना। अगर T2 बड़ा है, T2 बड़ा है तो 1/T2 की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो 1/T1 माइनस 1/T2 है। ध्यान से समझना, ये समझ गए तो बहुत समझ गए। देखो अगर 1/T2, T2 बड़ा है तो 1/T2 छोटू सा होगा, क्यों, न्यू डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी। और अगर T1 छोटा है तो ये T1 क्या, 1/T1 क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। चलो समझाता हूं, ध्यान से समझना कि मान के चलते हैं क्या, 1/ जो T2 है वो है 100, ग्रेटर लेके चल रहे हैं ना, और T1 जो है वो है आपका 10, एग्जाम्पल है ना। तो अगर मैं 1/T2 करता हूं, मतलब 1/100 करता हूं, तो वैल्यू क्या आएगी, और 1/10 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, बताओ। वैल्यू कौन सी बड़ी आएगी, ये वाली बड़ी आएगी। समझ पाए ना, तो मैं यही बता रहा था। क्लियर, चलो तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने क्या करा हुआ है, यहां पर
मैं इसको सम करूंगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे वैल्यू कौन सी मिलने वाली है, पॉजिटिव। तो यहां पर ये पूरी की पूरी वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये मुझे एक पॉजिटिव टर्म देगा और इनटू भी पॉजिटिव ही हो रहा है, तो टोटल ऑल जो ओवरऑल वहां पे कैलकुलेशन कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या कुछ गलत है भैया, नहीं गलत है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि लॉग K2 डिवाइड बाय K1 जो है वो आने वाला है पॉजिटिव। क्लियर है, अगर पॉजिटिव आ गया तो K2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, K1 होगा। इसका मतलब ये है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, क्योंकि ये K1 और K2 क्या है ये पता है आपको, नहीं पता, चलो एक बार लिखवा देता हूं कि यहां पर T2 एंड T1 क्या है, T2 एंड T1 है टेम्परेचर एट K1, और K1 क्या है, कोई भी रिएक्शन का, K2 कोई भी रिएक्शन का जो अपन ने क्या लेके रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, ठीक है। चलो अब T1 क्या है, टेम्परेचर एट K1, ठीक है। मतलब एक पहली रिएक्शन है, एक दूसरी रिएक्शन है, वैसा कंडीशन को समझ लो, ठीक है। एक दूसरी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। चलो अब देखो K2 इज ग्रेटर देन K1, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर आप बढ़ा रहे हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ेगी, पहले वाले से बढ़ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब यही चीज समझते हैं एक्सोथर्मिक के लिए, बहुत इजी मिलेगा। देखो एक्सोथर्मिक में अगर मैं यही चीज लिखना चाहूं, सेम इक्वेशन यही वाली आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। देखो ये आएगा लॉग K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस डेल्टा H, ठीक है। नेगेटिव हो गया ना अब, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, डिवाइड बाय 2.303, R तो रहेगा ही रहेगा, 1/T1 माइनस 1/T2। भैया अब अगर ये कितना भी पॉजिटिव हो जाए, कैलकुलेशन जैसी भी हो जाए, पॉजिटिव अगर हो भी गई तो यहां पर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा, लॉग K2 डिवाइड बाय K1, ओवरऑल वैल्यू मिल गई नेगेटिव। तो क्या समझ में आ रहा है कि K2 इज स्मॉलर देन K1, मतलब कि अगर रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, अगर रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है और अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो पहला कंडीशन जब आप उसको टेम्परेचर नहीं दे रहे थे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया उस कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। क्लियर है, तो क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहां पर होगा, जहां पर कम टेम्परेचर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये बात। तो ये कंडीशन थी किसकी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। सिर्फ समझने वाली बात ये है, ये अगर आपको कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो भैया फिर आप बढ़ गए आगे। सिर्फ इतना ही तो पता करना है और आगे कुछ नहीं पता करना है। सिर्फ ये अगर पता है तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कोई वैल्यू नहीं रखता, आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो आपका कैलकुलेशन है 1/T1 माइनस 1/T2 इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर T1 बड़ा है T2 छोटा है, फिर क्या करोगे, ठीक है, T1 बड़ा है T2 छोटा है, अब इसमें बात 1/T1 फिर छोटा हो जाएगा ना, 1/T2 बड़ा हो जाएगा, फिर नेगेटिव आएगी, फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर को पहले देखते रहना। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं। अब इसको ही लिख लो, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे चलेंगे। डिसोसिएशन के बारे में अपन को पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, इसको लिखो। देखो अब बहुत सारे क्वेश्चन पहले बने हुए हैं किससे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थे, तो ये हमको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट अंडरवेंट डिसोसिएशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, 2A एक रिएक्टेंट है जो कि टूटने के बाद क्या बना रहा है, B बना रहा है, B2 बना रहा है। एग्जाम्पल लेके चलें, ठीक है।
ये अब देखो तो समझना अच्छे से कि यहां पर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिएक्टेंट का निकलेगा। रिएक्टेंट विल ओनली गिव DOD, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्यों भैया, यही तो टूटेगा, प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है, अब अपन ये कब निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कर। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, तो ये जरूर लिखना है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे होंगे, पहले कितना था और अब कितना बचा इक्विलिब्रियम की स्टेट पर, उसको अपन क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं मान के चल रहा हूं कि पहले इनिशियल मोल इसका A था। ठीक है, तो इनिशियली ये प्रोडक्ट 0 होगा। सही है ना, सही है। इनिशियल मोल इसका A है तो प्रोडक्ट 0 होगा, टाइम इज इक्वल टू 0 पर। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं हमारे पास। ठीक, अब जैसे ही मैं पहुंच गया एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो देखो क्या बचेगा, ये A बचेगा। कितना था, A था। कितना कम हो गया, देखो 2A है ना, तो ये हो जाएगा 2A कम हो गया। जितना यहां लिखा रहेगा उतना आप इधर लिखोगे। ठीक है, इस कितना बन गया, यहां कितना बन गया, A बन गया। देखो A2 है, ऐसा बन गया। क्लियर है। तो अब अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा DOD इज इक्वल टू, कितना टूट गया, 2A टूट गया। पहले कितना था, A था सिर्फ, देखो A, तो यहाँ पे A, तो कितना आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2। अब अगर परसेंटेज पूछ ले तो इनटू इसमें क्या कर दोगे आप, 100 का कर दोगे। इनटू किसका कर दोगे, 100 का कर दोगे। भैया ये अल्फा क्या है, अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा से इसको शो करते हैं। फॉर परसेंटेज आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत सारी रिएक्शंस का अपन प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। समझना अच्छे से अब। ठीक है, देखो यहां पर A2 है, 2B बना रहा है, 2A है, 2B बना रहा है, 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 2C बना रहा है, और A प्लस 4B 2C बना रहा है। अब कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट का निकालते हैं, प्रोडक्ट को सबको भूल जाओ। इनिशियली मैं लेके चल रहा हूं, इसके पास कितना मोल है, 1 मोल है। ठीक है, तो देखो अब जब T इज इक्वल टू 0 है तो सिर्फ ये क्या होगा, 1 होगा और ये 0 होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो मैंने मान के चला इसमें से एक में से x कम हो गया। क्यों, इसके आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। अब और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बन गया होगा, फिर 2x बन गया। क्यों, 2 ये लिखा हुआ है और 2 x है। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है, कैसे समझोगे, एक पार्ट से 2 पार्ट बन रहा है, 2 पार्ट से 2 ही पार्ट बन रहे हैं, 2 पार्ट रिएक्ट करके 2 पार्ट ही बना रहा है। अब यहाँ पे देखो कितना है, 2 पार्ट रिएक्ट करके 2C बना रहा है A का, और 4 पार्ट ऑफ B रिएक्ट करके कितना बना रहा है, 2 पार्ट ऑफ C बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपन को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। अगर इसका मैं DOD लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, DOD मतलब कि अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, देखो क्या जाएगा, डिसोसिएट कितना हो गया सर, x हो गया, तो x लिख दो। इनिशियली कितना था सर, 1 था, तो यहाँ पे 1 लिख दो। क्या दिक्कत है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A या फिर रिएक्टेंट कितना आ गया, x आ गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब इसकी बात करते हैं। मैंने मान के चला इसका मोल कितने थे, लगभग 3 थे। ठीक है, और जब इन T इज इक्वल टू 0 होगा तो यहां पर ये तो कितना होगा, 3 मोल ही होगा, है ना, 3 ही मोल होगा, और ये यहां पर क्या होगा, 0 होगा। यहां तक क्लियर है, बहुत मस्त आ रहा है। अब जैसे ही मैं पहुंच गया इक्विलिब्रियम पर, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, देखो 3 इनिशियली था, माइनस कितना कम हो गया, 2 पार्ट, तो 2x ले लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अब यहां पर कितना बना लिया इसने, सर 2x इसने बना लिया। अब एक चीज आपको देखने को मिल रही है, जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है। हाँ जी, वैसे ही होता है। ठीक है, तो देखो इनिशियल कितना हो गया। अब अगर मैं अल्फा लिखना चाहूं, अल्फा फॉर रिएक्टेंट, तो कितना हो जाएगा, देखो 2x डिवाइड बाय 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इंटू 100 का कर दोगे तो परसेंटेज जाएगा, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक क्लियर, मजा आ गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं। मैं क्या लेके चलूं, ABC लेके चलूंगे। अब आप जैसा बोलोगे, ABC लेके चलूं, चलो ABC लेके चलते हैं। ये A है, ये B है, ये इसका मोल अपन नहीं लेके, पता ही नहीं है कितना बन रहा है ना। तो T इज इक्वल टू जब 0 है, ठीक है,
तो क्या है, इसके पास सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, तो ये ए है। T इज इक्वल टू बी, जब क्या है 0 है तो बी भी 4 भी कितना होगा, इनिशियली बी मोल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब T इज इक्वल टू 0 है तो प्रोडक्ट 0 होगा। कितना इजी है। चलो अब देखो, अब अगर मैं T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो अब ध्यान से देखते रहना। देखो A माइनस कितना पार्ट दिख रहा है, 2 पार्ट, तो क्या लिखूंगा मैं 2x कम हो गया। अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अल्फा। चलो इस वाले में अपन अल्फा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x ले लो अल्फा ले लो, लोग बहुत टाइप से ले लेते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। A माइनस 2x ले लूं, ठीक है। अब देखो B के लिए क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, ये हो जाएगा सर B माइनस 4x, बिल्कुल सही, 4 पार्ट है उसके। अब ये कितना बन गया होगा, ये बन रहा है हमारा 2x, देखो 2 ही है आगे, है ना। ठीक है, अब मत बोलना कि सब सेम ही है, क्लियर है, समझ में आ गया, ये जस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन। अब अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा फॉर ए, फॉर रिएक्टेंट ए, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना पार्ट टूट चुका है, -2x, तो माइनस माइनस तो लिखते ही नहीं है, तो 2x डिवाइड बाय इनिशियली कितना था सर a था, तो ये लिख दो, क्लियर। चलो अल्फा फॉर b, ये क्या जाएगा देखो 4x डिवाइड बाय b, कितना इजी। अब ये वाला आप करके दिखाओ, मैं ये लेके चल रहा हूं कि इसका 1 पार्ट है, इसका x पार्ट है, इसका मैं 1 दिया हूं, इसका x दिया हूं। अब बताओ क्या बनेगा, तो आप भाई बोलोगे कि t इज इक्वल टू अगर 0 है सर तो ये 1 होगा, ये x होगा, ये 0 होगा, कितना इजी। अब यहां पर आप लिख के दिखाओ अल्फा फॉर b कितना होगा और अल्फा फॉर a कितना होगा, ये आपके हाथ में, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या निकाला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा आगे चलेंगे और इससे कैसे क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो कुछ जनरल क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने, इसमें आपका प्रैक्टिस बहुत सही से हो जाएगा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये वाली रिएक्शन के लिए Kp क्या होगा तो हमें ये बताना है। चलो समझते हैं। Kp इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, ये होगा प्रोडक्ट साइड पे उसका MgO, लेकिन ये सॉलिड है तो सॉलिड कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे ये हो जाएगा CO2, गैस है तो ये डिवाइड बाय, ये बन जाएगा आपके पास प्रेशर ऑफ MgCO3 जो कि सॉलिड है, ऐसा ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, ये तो हो गई कंसंट्रेशन की बात, लेकिन अगर प्रेशर की बात करोगे आप, Kp की बात करोगे तो आपको सब में प्रेशर प्रेशर और प्रेशर ही लगाना पड़ेगा, क्लियर है। अब ये देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये तो यूनिटी मान लेते हैं अपन, प्रेशर हो या फिर आपका कंसंट्रेशन हो, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड को अपन प्योर, क्योंकि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को यूनिटी मान के चलते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू भी हो गई 1, तो क्या हो गया Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 ही सिर्फ बचा, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। चलो देखते हैं, ये देखो ये वाला आंसर, ए वाला आंसर सही है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। चलो देखो A प्लस B इक्विलिब्रियम पर है, C प्लस D, ये दोनों, ये पूरी की पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अब ये बोल रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो है ही है, अगर मैं इंक्रीज करूंगा कंसंट्रेशन A का रिएक्टेंट में तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर फर्क पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको इंक्रीज करा, ठीक है, वो वापस से प्रोडक्ट बना लेगा और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वापस क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वापस से क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। ऐसा याद रखना, कोई भी अगर इक्विलिब्रियम पर चीज है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो हो सकता है थोड़ी देर तक तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट आगे साइड बढ़ेगा, प्रोडक्ट के साइड बढ़ेगी रिएक्शन, ठीक है, लेकिन वो वापस से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पे क्या डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, नहीं अनचेंज हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज कुछ नहीं होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इंक्रीज करोगे कंसंट्रेशन तो थोड़े टाइम तक
तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले तो प्रोडक्ट के साइड पे बढ़ेगी। ये वाला अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अपन ली-चैटले प्रिंसिपल में इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा तब अच्छे से। क्लियर है, समझ में आएगा। चलो अब नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग आर, ये सब तो ये वाला तो मैंने आपको अभी कराया हुआ है, ये वाला जो है मैंने आपको अभी कराया हुआ है, तो ये वाला आप खुद से करेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक पीपीटी के अलग दे दूंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ये रहा। चलो अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा है अपना, ये वाला, क्या, इन विच द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। Kc एंड Kp इक्वल कब होते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc RT Ng होता है, ठीक है। Kc Kp इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए या 1 हो जाए, 0 नहीं 1 हो जाए, 0 हो जाएगी तो पूरा 0 हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये वाली वैल्यू 1 हो जाए, और वो वैल्यू 1 कब आ सकती है बताओ, या तो दो चीजें हैं, अब ध्यान सुनना, दो चीजें हैं, या तो ये वाला जो कंडीशन है RT ये 1 हो जाए, पहला केस, ठीक है, पहला केस अगर RT 1 हो जाए, या फिर सेकंड केस, केस नंबर 2 Ng इज इक्वल टू 0 हो जाए, और किसी की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने RT के बारे में तो कुछ ही नहीं दिया, Ng अगर हमारा 0 हो गया तो फिर बात ही खत्म, तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। लेकिन अपन को क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इक्वल बताना है, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। 2N2 है, यहाँ पर N2 प्लस O2 बना रहा है, तो अपन Ng कैसे निकालेंगे, Ng निकालो, नंबर ऑफ गैसेज एट प्रोडक्ट साइड पे कितनी है, 1 और 2, तो 2 माइनस यहाँ पर कितनी है, देखो रिएक्टेंट साइड पे 2, तो ये हो गई 0, तो यहाँ पर क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन लगा रहा हूँ, इक्वल, SO2 NO2 और SO2 NO2 मतलब दिख ही रहा है, देखो एक गैस दो गैस, एक गैस दो गैस, तो 2 माइनस 2 मतलब Ng इज इक्वल टू 0, मतलब ये भी क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc। ये देखो H2I2 और यहाँ पर 2HI, H2I2 और 2HI, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट साइड पे गैसेस माइनस 2 यहाँ पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब ये भी इक्वल है, Kp इज इक्वल टू Kc। Ng, अब देखो Ng की बात करो, यहाँ पर आओ, देखो देखो देखो, ये सॉलिड है, सॉलिड से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर Ng प्रोडक्ट साइड पे कितनी गैस है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1, तो ये हो गई 1, मतलब कि ये वाली वैल्यू के लिए, ये वाली रिएक्शन के लिए कौन सा, 2C सॉलिड जो कि बना रहा है O2 के साथ रिएक्शन करके 2CO2, इस वाली रिएक्शन के लिए आपका Kp इज इक्वल टू Kc नहीं होगा, क्योंकि Ng की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना, फॉर दिस रिएक्शन Kp इज ग्रेटर, Ng इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, समझ में आ गया, Ng इज ग्रेटर देन 1 तो नहीं बोला ना मैं, हाँ 0 होगा वो, ठीक है। क्लियर, समझ गए, बस तो अपन को इतना ही करना था। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हब फ्री है पर बैसमा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।